देखो ये शायद कंफ्यूजन हो रहा हो, सुन लो पहले। देखो एक बात कही थी ना कि जो उपकला है, ये उपकला इक्टोडर्म से भी बनी हो सकती है, मेसोडर्म से भी और एंडोडर्म से भी, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि हो सकता है कि या तो किसी व्यक्ति में इक्टोडर्म से बना हो, किसी व्यक्ति में मेसोडर्म से, किसी व्यक्ति में एंडोडर्म। नहीं, हमारे ही अंदर मिलने वाला ये उपकला का कुछ हिस्सा इक्टोडर्म का बना होगा, कुछ मेसोडर्म का बना होगा और कुछ, बात समझ में आई? तो ये जो उपकला है, हमने सीधा सीधा बोला कि ये उपकला दो कार्य कर रही। सबसे पहला कि हमारे शरीर के बाहरी भाग का क्या बना रही है? आवरण बना रही है। उसके बाद हमारे शरीर में जो गुहा मिल रही है, जो खोखली भाग है, उस गुहा के रूप में किसको बोला है हमने? आहार नाल को बोला, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल का जो गुहा है, यानी कि आहार नाल में जो खाली जगह है। अब आहार नाल की बात करते हैं तो कहां से कहां की बात आती है? मुख से लेकर के गुदा तक की। अब ये छोटी मोटी दूरी नहीं है, मुख से लेकर के गुदा तक क्या है? लंबी दूरी है, ठीक है। अब इस मुख से लेकर के गुदा के बीच में कुछ हिस्सा इक्टोडर्म को बनाना है, कुछ हिस्सा मेसोडर्म को बनाना है, कुछ हिस्सा एंडोडर्म को बनाना है। बात समझ में आ गई? लेकिन हैं सारे के सारे कौन? उपकला ही हैं। बशर्ते है कि कहीं का भाग इक्टोडर्म बनाया होगा, कहीं पे मेसोडर्म और कहीं पे एंडोडर्म, ठीक है। चल लास्ट में आपको बताएंगे, पहले लिख लो। अब देखो आहार नाल की यदि हम शुरुआत कहें तो कहां से होता है बच्चा? मुख से, ठीक है। अब मुख में तनिक जीभ लगा के ऊपर देखो, ऊपर का जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? तालु कहते हैं, पैलेट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब ये तालु के दो प्रकार हैं। सबसे पहला सामने वाला टच करके देखो, थोड़ा सा हार्ड होगा। यदि जीभ अंदर तक जा सके तो अंदर भी जीभ ले जाके देखो, अंदर इस हिस्से में मुलायम तालु मिलेगा। ऐसा करके देखो एक बार, अंदर जा रहा है जीभ, जीभ को मोड़ो, ऊपर की तरफ टच करो, अंदर मुलायम होगा और सामने वाला क्या होगा? कठोर होगा। यानी कि देखो ये कुछ हिस्सा जो होगा तालु का, ये आगे क्या होता है? कठोर होता है, ठीक है। और अंदर जब थोड़ा सा जाएंगे तब क्या होता है? मुलायम। ये कुछ हिस्सा क्या होगा? मुलायम होगा, ठीक है। तो एक को, दोनों को मिला के हमने क्या कह दिया? तालु, पैलेट, ठीक है। और ये जो कठोर तालु और मुलायम तालु या कोमल तालु की बात हो रही है, तो ये जो सामने वाला हिस्सा है इसको क्या कहते हैं हम लोग? कठोर तालु। और ये रेड वाला जो है इसको क्या कहते हैं? कोमल तालु। इंग्लिश में कहते हैं इसको हार्ड पैलेट और इसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो वही आपने सबसे पहला बिंदु क्या मेंशन किया है कि मुख से लेकर के कठोर तालु तक, यानी कि मुख का हिस्सा और कहां तक? कठोर तालु तक का जो भाग है ये किसका बना है? उपकलाऊ तक का बना है। लेकिन उस उपकलाऊ तक को किसने बनाया है? इक्टोडर्म, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा कि कोमल तालु से, यानी कि कठोर तालु के बाद क्या है? लाल वाला कोमल तालु। उस कोमल तालु से लेकर के कहां तक? मलाशय तक। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो ये क्या हो जाता है बच्चा? ये मुख, ठीक है। आगे चल करके ये एक नलिका से जुड़ता है, इसे क्या नाम देते हैं हम लोग? ग्रसनी, ठीक है। और ये कौन? श्वास नलिका, नेजल कैविटी भी कहते हैं इसको। ये दोनों आकर के एक ही जगह पे जुड़ रही होती है, देखिए ये दोनों हिस्से मुख और नाक की नलिका दोनों क्या होती हैं? एक ही जगह पर आकर के जुड़ रही होती है। यानी कि ऊपर से आती तो दो है लेकिन आगे जाकर के दोनों यहां तक तो अलग अलग है, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों एक ही नलिका में आकर के
मिल जाती है। एक नलिका चली जाएगी कहाँ, इधर फेफड़े के तरफ, और एक नलिका चल जाएगा कहाँ बच्चा, ये अमाशय के तरफ। अमाशय के बाद फिर क्या मिल जाएगी, छोटी आंत, फिर क्या मिल जाएगी, बड़ी आंत। ठीक है, अब यहां पर एक संरचना होती है जिसको एपिग्लॉटिस, ठीक है, एक गेट नुमा संरचना है ये। अब मान लो कि यहां पर इधर क्या भेजना है बच्चा, वायु भेजना है फेफड़े में। आपने इस रास्ते से क्या किया, मुख में भोजन लिया, तो इस भोजन को कहां भेजना है, इधर ग्रसनी में। ठीक है, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, या फिर नाल, एक और नाम देते हैं, जो छोड़ो जो भी है। अब ये क्या करता है, ये गेट, कि जब आप भोजन करते हो उस समय ये गेट क्या करेगा, इसको बंद कर देगा। ठीक है, और जब आप भोजन नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, श्वास ले रहे हो, उस समय इसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। यानी कि ये गेट कभी यूं बंद होता है और कभी यूं। बात समझ में आई? तो यहां तक तो बात आ गई। फिर उसके बाद अगले हिस्से में क्या मिल गया हमें, यहां पर याद रखिए एक संरचना मिलती है जो यहां पर गेट को बंद करने का या कंट्रोल करने का काम करती है, कि कब भोजन को अंदर भेजना है और कब वायु को। उसको क्या नाम दिया जाता है, एपिग्लॉटिस। ये निर्णय लेता है कि कब हमें वायु को अंदर भेजना है और कब जाकर के भोजन को अंदर भेजना है। उसके बाद ये ना कहीं जाकर के इसमें खुलती है स्टमक में, यानी कि हमारे पेट में, जिसको कहते हैं अमाशय। ये अमाशय आगे जाके जुड़ा होता है किससे, छोटी आंत से, फिर जाकर के बड़ी आंत से। छोटी आंत के भी 3 हिस्से होते हैं, बड़ी आंत के भी 3 हिस्से होते हैं। जब हम लोग पाचन पढ़ेंगे वहां पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे सारी बातें। ठीक है, तो अब कहां से कहां तक देख लिया हमने, मुख से लेकर के कठोर तालु तक का हिस्सा कौन बना रहा है, उपकला ऊतक। उस उपकला ऊतक को किसने बनाया है बच्चा, इक्टोडर्म ने। फिर क्या कहा कि इस कोमल तालु से लेकर के कहां तक, मलाशय तक। अब मलाशय किसका भाग है, बड़ी आंत का भाग। ठीक है, अब बड़ी आंत देखो, ये छोटी आंत कुछ यूं ऐसे, ठीक है, और ये छोटी आंत जाकर के जुड़ रही होती है किससे, बड़ी आंत से। ठीक है, अब यहां का जो हिस्सा है ये, इसको कहा जाता है क्या बच्चा, मलाशय, जहां पर मल इकट्ठा होता है। ठीक है, तो कोमल तालु से लेकर के कहां तक, इस ग्रसनी से होते हुए, अमाशय से होते हुए, छोटी आंत से होते हुए कहां तक, बड़ी आंत के मलाशय तक का हिस्सा किसने बनाया बच्चा, फिर से वापस किसने बनाया, उपकला ने बनाया। और इस बार उपकला को किसने बनाया है, इंडोडर्म ने बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद ये हिस्सा क्या कहलाता है, गुदानाल। और इसके मुख पर, यानी कि यहाँ किनारे पर एक ओपनिंग होती है जिसको कहा जाता है क्या, गुदा। ये क्या हो गया, गुदानाल। इसको इंग्लिश में कहते हैं एनल कैनाल, गुदा नाल। और जो इसकी ओपनिंग होती है इसको कहते हैं क्या, गुदा, यानी कि एनस। यानी कि कहने का मतलब कि गुदा नाल से लेकर के कहां तक, गुदा तक, इसको किसने बनाया, उपकला ने बनाया। और इस उपकला को किसने बनाया, इक्टोडर्म। क्या बातें क्लियर हुई? ठीक है, तो कुल मिलाजुला कर इन तीनों बातों को याद रखिएगा कि कौन सा उपकला को कब किसने बनाया। ठीक है, शरीर के 2 अंगों को आपस में जोड़ना तथा परिसंचरण कराना है। तो बताएगा परिसंचरण माने क्या होता है, रक्त का परिवहन क्या कहलाता है,
परिसंचरण, यानी कि जो आपका शरीर का दो भाग है उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? संयोजी ऊतक। उसके साथ साथ क्या करा रहा है? परिसंचरण। अब जोड़ता किसको है भाई? तो जोड़ने वाली क्या क्या है हमारे पास? अस्थि है, उपास्थि है, कंडरा है, स्नायु है। ठीक है, अस्थि को क्या कहते हैं? बोन। उपास्थि को क्या कहते हैं? कार्टिलेज। कंडरा को कहते हैं लिगामेंट्स। एक मिनट, स्नायु को कहते हैं लिगामेंट। कंडरा देखना पड़ेगा, अभी याद नहीं आ रहा, लिख लीजिए इसको। देखिए अगला है क्या आपका? पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। अब इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? मेसोडर्म से हुई है। साथ ही साथ इसके अगर मैं कार्य की बात करूं तो क्या कार्य होगा बच्चा? गमन कराना। ठीक है, गमन यानी कि यदि हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल हो रही है, जैसे अगर मैं ये हाथ को उठा भी रहा हूं तो उठाने का काम कौन कराता है? पेशी कराती है। ठीक है, अब ये भी आपने अगर फंक्शन पढ़ा हो 9वें 10वें में तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे पेशियां यदि हमारे शरीर में गति करा रही हैं तो गति कराने के लिए पेशियों में दो चीजें जिम्मेदार होती हैं, सिकुड़न और खिंचाव। ठीक है, अब सिकुड़न और खिंचाव का मतलब क्या होता है? यदि मैं इस हाथ को यूं ऐसे उठा रहा हूं ना तो इसके पीछे दो तरीके से कार्य हो रहा है। एक तो कुछ हमारी पेशियां क्या हो रही हैं? सिकुड़ रही हैं, और कुछ पेशियां खींच रही हैं, फैल रही हैं। जैसे कि अगर मैं इसको यहां ऐसे मोड़ रहा हूं तो यहां का जो मसल है वो क्या हो रहा है? ऐसे खींच रहा है। देखो ये खींच रहा है तो ऊपर आ रहा है, और नीचे का मसल क्या हो रहा है? फैल रहा है। अब जरा फील करके देखना, कभी भी समझ में आ जाएगी ये बात। ठीक है, और ये कराने का काम, फैलना और सिकुड़ना कहां पर होता है बच्चा? हमारे पेशियों में होता है, हमारे मसल्स में होता है। तो कार्य क्या हुआ? गमन कराना। किसी प्रकार की कोई गति हो रही है तो वो गति कराने का काम किसका होता है? पेशी का होता है, मसल्स का होता है, मांस का होता है। और वो मसल्स जो होते हैं बने किससे होते हैं? मेसोडर्म से। हमारे शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है? 206। अच्छा, हड्डी है। पेशी की संख्या कितनी है? क्या कुछ सरक रहा है जी? हाँ बताइए, किताब खोजने से नहीं मिलेगा। देखिए पेशियों की जो संख्या है वो है 639। गजब। ठीक है, अब इस 639 की यदि मैं बात करूं तो ये 639 क्या है बच्चा? सब कुछ हम लिख दें, मुंह बंद। ठीक है, अब 639 हमारे अंदर क्या मिल रही है? पेशियां मिल रही हैं, यानी कि मसल्स मिल रहे हैं। और ये 639 जो पेशी है इसको बनाने वाला कौन है? पेशी ऊतक। और इस पेशी ऊतक को बनाने वाला कौन है? मेसोडर्म। मेसोडर्म कौन हुआ? मध्य जर्म अस्तर। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, यानी क्या करते हो तुम लोग? ये 639 में से दो अपवाद है। जितना आराम से चल रहा हो ना, चलो 1 हफ्ते बाद हमसे मिलना, उस समय की क्या हालत होगी और आज की तुलना कर लेना। इसीलिए आराम से चल रहे हैं, समझा समझा के चल रहे हैं, समझते चलिए। जहां खाली हमने इसका वर्गीकरण किया ना, 12 बज जाएगा सभी का। अभी 12 बजा हुआ है कुछ के चेहरे पे। अच्छा, वर्गीकरण कर दिया, मैंने पहले ही बोला था ना, ऊ कोना से लेके ई कोना भर जाएगा तब वो वर्गीकरण खत्म नहीं होगा इसका। उस समय क्या दशा होगा? मिला जुलाकर बेसिक याद रखेंगे तो वो बातें भी समझ में आएंगी।
समझे? तो तनिक ध्यान से सुनो, ये पेशी उत्तक है। हम तीसरे नंबर पे क्या पढ़ रहे हैं अपना? उत्तक, पेशी उत्तक। क्या खत्म कर लिया? उपकला। उसके बाद क्या खत्म किया? संयोजी। अभी क्या पढ़ रहे हैं? पेशी उत्तक। पेशी उत्तक क्या बनाती हैं? पेशियां बनाती है, मांस बनाती है, मसल्स बनाते हैं हमारे अंदर, ठीक है। कुल मिलाजुला कर हमने देखा है कि ये जो पेशी उत्तक है, इसका निर्माण किसने किया? मेसोडर्म ने किया, मध्य जर्म अस्तर ने किया। कार्य क्या इसका? गमन कराना। और हमने कहा कि कुल जो पेशियां मिल रही हैं हमारे शरीर में, पेशी उत्तक की संख्या नहीं है, किसकी संख्या है? पेशियों की संख्या, ठीक है। जैसे हड्डियों की संख्या है ना, ठीक है, वैसे ही अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है? मसल्स पाई जाती है। जैसे हमारे जो हृदय की मसल है उनको कहते हैं कार्डियक मसल, ठीक है। अब कार्डियक मसल और एक नॉर्मल मसल में क्या खास बात है? अच्छा एक बात बताओ, चिकन खाने वाले कितने लोग हो? सपोज, ठीक है, यदि आपने चिकन खाते समय केयर किया हो तो हर लोकेशन का मांस अलग अलग होता है। कहीं पर रेशेदार होता है, ठीक है, तो कहीं पर लेयर बाय लेयर लगे होते हैं, ठीक है। तो हर जगह का मसल अलग है, तो उसकी संख्या की बात कर रहे हैं क्या? कि हमारे शरीर में जो टोटल मांस मिल रहे हैं उस मांस की संख्या कितनी है? मसल्स की संख्या कितनी है? 639। और ये 639 जो पेशियां हैं, जो मसल्स हैं, ये बनाया है किसने? पेशी उत्तक ने। पेशी उत्तक की कोई संख्या नहीं है, बात समझ में आई? तो बनाया किसने? पेशी उत्तक ने। इस पेशी उत्तक को किसने बनाया था? मेसोडर्म ने। हमने कहा कि दो अपवाद है। कौन है दो अपवाद? तो दो पेशियां अपवाद हैं, दो मसल्स हमारे अंदर अपवाद हैं। किसमें से? इस 639 में से, यानी कि 637 और इधर कर दिया हमने 2, ठीक है। अब दो कौन? तो सबसे पहला आइरिस। किन किन को पता है आइरिस कहां पे होता है? कहां पे? हिंदी में कहते हैं, आजा चलो जो भी है। आइरिस क्या है? हमारे आंख की मसल है। उसके बाद एक और है सिलियरी मसल्स। ये कहां पे होता है? वो लेंस को घटाता बढ़ाता है। चलो, ये यानी कि दोनों की दोनों मांसल संरचना जो है, ये दोनों की दोनों पेशियां जो है कहां की? हमारे आंख की, ठीक है। सबसे पहला सिलियरी मसल्स या सिलियरी पेशी, और दूसरा आइरिस। ये दोनों की दोनों बनी है बच्चा किससे? इक्टोडर्म से। जबकि है कौन? ये पेशियां हैं, तो बनेंगे किससे? पेशी उत्तक से। और पेशी उत्तक का निर्माण कौन करता है? मेसोडर्म। टोटल कितनी पेशियां? 639। इनमें से 637 तो बनी है किससे? मेसोडर्म से। लेकिन दो इसमें अपवाद हैं, वो किससे बनी है? इक्टोडर्म से। खत्म। चौथे नंबर पे तंत्रिका उत्तक। बने तंत्रिका उत्तक किससे बनता है? किससे? एंडोडर्म से बनता है, ठीक है। अब तनिक ध्यान दो, सुनो। तंत्रिका उत्तक जो है किसका निर्माण करता है? या फिर आप ऐसा कहें कि तंत्रिका उत्तक किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिकाओं से, ठीक है। या फिर हम ऐसा कहें कि तंत्रिका उत्तक जो है ये दो प्रकार की कोशिका से मिलकर के बना है। सबसे पहला तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कौन? न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद इनको नाम दिया जाता है न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल, हाँ, इसकी मात्रा कम होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। तो दूसरा क्या कहा? न्यूरोग्लियल कोशिका। ये न्यूरोग्लियल कोशिका भी जो होती है 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला एस्ट्रोसाइट, दूसरा
ओलिगोडेंड्रोसाइट, और तीसरा माइक्रोग्लियल। ठीक है, देखिए क्या कहा, तंत्रिका ऊतक, इसका निर्माण कौन करता है, इंडोडर्म, यानी कि अंतःजर्म अस्तर। तंत्रिका ऊतक के यदि मैं कहूं कि किन किन चीजों से मिलकर के बना है, तो दो प्रकार की कोशिका से मिलकर के बना है। तंत्रिका कोशिका, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ठीक है, उसके बाद क्या, न्यूरोग्लियल कोशिका। और न्यूरोग्लियल कोशिका जो है 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला एस्ट्रोसाइट, दूसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट और तीसरा माइक्रोग्लियल कोशिका। ठीक है, अब ये न्यूरॉन जो बना है, यानी कि तंत्रिका कोशिका जो बना है, ये बना है बच्चा किससे, इक्टोडर्म से। एस्ट्रोसाइट भी किससे बना है, इक्टोडर्म से। ओलिगोडेंड्रोसाइट बना है आपके इंडोडर्म से। और माइक्रोग्लियल कोशिका जो है ये बनी है मेसोडर्म से। बड़ी मजा आ रहा है लेकिन पढ़ाने में, बाकी आप लोगों को पढ़ने में कितना मजा आ रहा है पता नहीं। तंत्रिका खत्म पूरा नहीं हो गया, जैसे इसका बेसिक हमने खत्म किया, और बेसिक इस आधार पर लेके चल रहे हैं हम लोग जर्म स्तर के आधार पर। ठीक है, कितने लोगों को पता है पुनरुद्भवन, बताइए। ठीक है, देखिए रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। ठीक है, अब पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि अपने आप की संख्या को बढ़ाना, या फिर हम ऐसा कहें कि कोशिका में वृद्धि कराना, कोशिका की संख्या को बढ़ाना। ठीक है, तो हमने जो सीक्वेंस पढ़ा है, सबसे पहले क्या देखा है, उपकला। उपकला के बाद क्या देखा, संयोजी। संयोजी के बाद पेशी, पेशी के बाद तंत्रिका। ठीक है, देखो अब पुनरुद्भवन को जरा सबसे पहले हम समझ लें, तो पुनरुद्भवन में कहीं ना कहीं एक वर्ड आता है प्लेनेरिया। ठीक है, अब प्लेनेरिया क्या, एक जीव है ऐसा। ठीक है, अब अगर मैं इसको 2 हिस्से में काट दूं, ठीक है, कट गया 2 हिस्सा, कुछ समय के बाद ये विकसित करके क्या बन जाएंगे, 2 प्लेनेरिया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, इनमें विभाजन हुआ, विभाजन करके क्या हो गया, इसका कटा हुआ भाग वापस आ गया। ठीक है, तो पुनरुद्भवन 2 प्रकार से होता है, या तो कटा हुआ भाग वापस आ जाएगा, या तो कटे हुए भाग से पूरा शरीर बन जाएगा। 2 प्रकार का मिलता है पुनरुद्भवन। जैसे छिपकली की पूंछ क्या टूट जाती है क्या, कभी आप गलती से छूओगे, ठीक है, तो वो पूंछ उसकी टूट जाती है, आपके छूने से नहीं टूटी, उसने जानबूझ के तोड़ा है, उसके टूटने से उसको 1% का कोई इफेक्ट नहीं आया। हर जीव अपने आप का क्या करता है, बचाव करता है। ठीक है, तो जैसे आप उसके नजदीक जाओगे, कुछ हरकत करोगे उसके सामने, वो अपना पूंछ जानबूझकर गिरा देती है ताकि आपको एहसास हो कि उसके साथ कुछ दुर्घटना हुआ है। बात समझे, और आप डर के वहां से क्या हो जाओगे, हट जाओगे, अरे बाबा छुए भी नहीं, इसका पूंछ क्या हो गया, गिर गया। ठीक, तो टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ समय के बाद 2-4 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद उसकी पूंछ क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। यानी कि मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि रीजनरेशन में क्या होता है, रिपेयरिंग होता है। ठीक है, कि कटा हुआ भाग क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। दूसरा एक और होता है जो कहते हैं असीम क्षमता। इस पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है किसके पास, प्लेनेरिया के पास। अब प्लेनेरिया का कटा हुआ भाग वापस भी आ सकता है, और उस कटे हुए भाग से नया प्लेनेरिया भी बन सकता है। बात समझे। अब बात आया कि क्या हमारे अंदर भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, क्या हमारा भी कटा हुआ भाग वापस आ जाता है, क्या
आ जाता है। ठीक है, तो हमारे अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है लेकिन बहुत कम पाई जाती है, यानी कि हमारे अंदर रिपेयरिंग उतना खास नहीं होता। ठीक है, सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किसे पाई जाती है? उपकला ऊतक में। बात समझे? इससे कम किसमें पाया जाता है? संयोजी में। और संयोजी से कम किसमें पाया जाता है? पेशी ऊतक में। या पेशी ऊतक से कम किसमें पाया जाता है? तंत्रिका में। या ऐसा कहो कि तंत्रिका में ना के बराबर क्या होता है? पुनरुद्भवन होता है। बात समझे? पुनरुद्भवन कराने के लिए कोशिका का विभाजन कराना एकदम जरूरी है। सोचो यहाँ पर हमने कहा कि ये एक जीव है, इसको हमने काट दिया दो बराबर भागों में, एक हिस्सा ये रहा और एक हिस्सा ये। ठीक है, अब मैं कहूं कि इसको क्या करना है, ऐसे बढ़ा करके यूं ऐसे बना देना है, और इसको भी बढ़ा करके ऐसे ये बना देना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा? जब तक यहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होगा तब तक इसका पूरा शरीर बनेगा क्या? नहीं। तो सबसे पहला तो बात याद रखेंगे क्या, कि जब भी हमें क्या कराना है, पुनरुद्भवन कराना है, तो पुनरुद्भवन कराने के लिए क्या होना चाहिए? कोशिका में विभाजन होना चाहिए। और जितना तेजी से कोशिका विभाजन होगा उतना तेजी से क्या होगा? पुनरुद्भवन होगा। बात समझे? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उपकला ऊतक में सबसे ज्यादा तेजी से क्या होता है? कोशिका विभाजन, या सबसे ज्यादा मात्रा में होता है कोशिका विभाजन। इससे कम मात्रा में होता है किसमें? संयोजी ऊतक में। इससे कम मात्रा में पेशी ऊतक में। ना के बराबर या बहुत थोड़ा बहुत मिलता है क्या? तंत्रिका ऊतक में। तंत्रिका ऊतक में एकदम ना के बराबर विभाजन होता है, होता ही नहीं है। यदि मैं बचपन में, जब मेरा जन्म हुआ और बचपन के समय मेरे अंदर 1 लाख न्यूरॉन मिल रहा था, ठीक है, आज भी 1 लाख न्यूरॉन होगा, एक भी संख्या नहीं बढ़ी होगी। कारण कि तंत्रिका की कोशिका में न्यूरॉन में कभी विभाजन होता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, तारक काय नहीं होता है। तारक काय नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा? तारक केंद्र नहीं बनेगा। तारक केंद्र नहीं बनेगा तो क्या होगा? तर्कु तंतु नहीं बनेगा। तर्कु तंतु नहीं बनेगा तो केंद्रक नहीं टूटेगा। केंद्रक नहीं टूटेगा तो कोशिका का विभाजन, कुल मिला जुलाकर तंत्रिका की कोशिका में विभाजन नहीं होता है। और जब विभाजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा भैया, कि उसकी संख्या नहीं बढ़ेगी। संख्या नहीं बढ़ेगी तो कुल मिला जुलाकर पुनरुद्भवन नहीं हो सकता। और ये बात मेरे ख्याल से कोशिका में हमने पढ़ा रखा है, कोशिका के चैप्टर में वहीं पे बता दिया था। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस याद रखिएगा कि पुनरुद्भवन की असली तो नहीं कह सकते, नहीं असीम भी नहीं कह सकते। असीम हमारे अंदर नहीं होता है। असीम किसके अंदर होता है? प्लेनेरिया के अंदर। असीम कब कहते हैं? जैसे बाल हम छिलवा देते हैं, बाल वापस आ जाते हैं, थोड़ा बहुत पुनरुद्भवन। चोट लग जाती है हमारे शरीर में, मांस का कुछ टुकड़ा हमारा कट के निकल जाता है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद वो वापस आ जाता है, बन जाता है, नई कोशिका आ जाती है। तो थोड़ा बहुत मिलता है हमारे अंदर पुनरुद्भवन। ऐसा नहीं है कि हाथ काट दिया हाथ वापस आ जाएगा, हाथ वापस नहीं आएगा। ठीक है, अगर सोचो कि किसी मनुष्य का हाथ काट दिया जाए और उसका हाथ वापस आ जाए, तब क्या कहेंगे? कि मनुष्य में क्या मिल रहा है? पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जा रही। लेकिन असीम क्षमता हमारे अंदर नहीं है, थोड़ी बहुत क्षमता है। जैसे नाखून उखड़ जाता है, नाखून उखड़ जाता है तो कुछ दिनों के बाद धीरे 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 क्या हो जाता है? नाखून आ जाता है। ठीक है, उसके बाद किसी प्रकार का हमें चोट लग जाता है तो वो चोट भी क्या होता है? रिपेयरिंग के दौरान भर जाता है हमारा वो चोट। ठीक है, और ये हमने क्या बोला? प्लेनेरिया में असीम क्षमता पाई जाती है। ऐसा भी नहीं होता है कि हाथ का कोई टुकड़ा जमीन पे गिर गया अब वहां पे मेरे जैसा एक और शरीर बन जाएगा, कभी नहीं हो। जब ये सब होने लगे तब क्या कहेंगे? असीम क्षमता। और ये असीम क्षमता किसमें पाई जाती है बच्चा? एकमात्र कौन है? प्लेनेरिया। इसको मैं 50 टुकड़े में काटूंगा तो कुछ समय के बाद 50 गो प्लेनेरिया बन जाएगा। बात समझे? अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब हमारे अंदर अगर मैं आपसे कहूं ना कि सबसे बढ़िया आपका ये क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन या सबसे अच्छा रिपेयरिंग हमारे शरीर के किस हिस्से में होता है? यकृत में। याद रखिएगा, लीवर में। कई बार मैंने एग्जाम्पल भी बताया था कि लीवर में यदि चाकू भी लग जाए ना तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बच जाइएगा। सही तरीके से आपका ट्रीटमेंट हुआ तब। बाकी इधर उधर कहीं चाकू लगेगा, मरना तो तय है। लेकिन यदि लीवर में चाकू जाकर के बाहर आ गया, ठीक है, तो उस स्थिति में यदि आपको चाहे तो डॉक्टर बचा सकता है। रीजन क्या है? कि हमारा लीवर बहुत तेजी से रिपेयरिंग करता है, बहुत तेजी से क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। ठीक है, यानी कि आप ऐसा भी कह लो, अब जाकर के ऐसा सोचना मत, जस्ट आपको ऐसे ही बता रहा हूं। ये लीवर का यदि एक टुकड़ा ये कट भी जाए ना कुछ समय के बाद,
ये वापस आ जाएगा। बाकी किसी और अंग के पास क्षमता नहीं है, ठीक है, कि कटा हुआ भाग वापस आ जाए। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ हिस्सा है जो वापस आ जाता है। खत्म। चलिए, बेसिक हमने खत्म कर लिया।